अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू का नया एपिसोड। और आज हम जी बात करेंगे थोड़ी सी अफगानिस्तान के बारे में, भारत के बारे में, चाइना के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने बहुत लंबे अरसे तक वॉर ऑन टेरर पे काम किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, जिसमें कि कीमती जानों का ज़िया भी था, इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। इस सब के बावजूद कि पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर लोगों की मदद करी और दूसरे मुल्कों की मदद करी, तब भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात कम नहीं हुए। कुछ टाइम से ये हुआ है कि कुछ चीजें जो है आप देख ही रहे हैं कि वो काफी स्मूथली चल रही थी और पाकिस्तान में दोबारा से जो है वो लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए थे। लेकिन अब हम फिर देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े दिनों में जो है दोबारा से भारत की तरफ से खास तौर पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो उनकी सर्जिकल सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर वो अपने हमें धमकियां लगाएं, चाहे वो मीडिया पे लगाएं, चाहे उनके आर्मी ऑफिसर्स या उनके पॉलिटिशियंस जो है वो बोलें। लेकिन इस तरह की चीजें बार बार गिलगित बाल्टिस्तान का वेदर जो है वो अपने साथ बताना हो या इस तरह की बेशुमार चीजें जो बार बार भारत कर रहा है, जो एक तरह से कहना चाहिए कि जो साउथ एशिया जो खत्ता है उसको जो है उसके सुकून को, उसमें जो अमन है, उसमें जो लोग आराम से रह रहे हैं, उस चीज को खराब करने की तरफ ले जाने की एक नाकाम सी कोशिश है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और हमें आज ज्वाइन किया है, वैसे तो किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है, आप लोग उनको जानते ही हैं। हमें जी ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। हम उनसे इन सवालों के जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीजें जो है वो पाकिस्तान पे क्यों मुसल्लत की जा रही हैं और इन सब से निकलने का क्या तरीका है। तो हम चलते हैं अमजद शुएब साहब की तरफ और उनसे बात करते हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग सर को जानते ही हैं और टीवी पे भी देखते रहते हैं और उनके बहुत ही बेहतरीन किस्म का तजिया भी हम सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मैं वही बात करूंगी कि बलूचिस्तान के हवाले से पहले हम जाएंगे कि बहुत ज्यादा आजकल बलूचिस्तान का नाम लेकर भारत जो है शोर मचा रहा है और कह रहे हैं जी वहां पे बड़े कोई फ्रीडम फाइटर्स निकल आए हैं और इस तरह की बातें उनके यहाँ हो रही हैं और कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान को काट के अलग कर देंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है, उनके मीडिया में आके लोग ये तक बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को वहां पे पहुंच जाना चाहिए उनकी मदद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दीवाना दीवाना ही है, जो चीज है वो सोचता रहे, किसी की सोच पे तो पाबंदी नहीं होती। अब देखिए, इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है कि उन्होंने मुजफ्फराबाद का मौसम उसका हाल बताना शुरू किया और उससे बड़े खुश हो गए। वो समझे कि इससे शायद मुजफ्फराबाद जो है वो उनको मिल गया है। अगर पाकिस्तान से रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन दिल्ली का मौसम नशर करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि दिल्ली हमारा हो गया, या बीबीसी जो है वो सारी दुनिया का मौसम नशर करता है। तो मतलब ये है कि ये इस तरह के बेवकूफ लोग हैं कि इस तरह का कोई हवाई किला खड़ा करके तो अपने अवाम को खुश करते रहते हैं। एक्चुअली अवाम इनके ज्यादा बेवकूफ हैं जो चैलेंज नहीं करते इनकी इस तरह की चीजों को, ना इनके झूठ को चैलेंज करते हैं। उसमें भी मुश्किल यही है कि इनके कान कुछ सुनना चाहते हैं हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, उनके अवाम के। उन्होंने ऐसे जज्बात, मोदी ने अपने हुकूमत में आने के बाद ऐसे जज्बात उनके भड़काए हैं कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, वो नुकसान पहुंचा दिया, ये कर देंगे। वो नतीजा ये कि जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो अवाम में उसकी पजीराई बड़ी होती है। और फिर एक मीडिया है उनका बिकाऊ सा, जो हुकूमत के अलावा और किसी की बातें नहीं करता। वहां पे आप खोल लें तो वो हर वक्त हुकूमत को ही चर्चा उसका करके उसके ख्यालात का या उसकी पॉलिसीज का वो उस पर मसरूफ रहते हैं। तो इस वजह से ये आजाद है, घर में बैठे जो जी चाहे कहते रहें। देखिए, इसका आप मवाजना करें बलूचिस्तान का। अब बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, या पाकिस्तान छोड़ दें तो भारत के किसी भी हिस्से में, दहशत गर्दी का वाकया कोई इक्का दुक्का कराना वो कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो कहीं भी आप जाके एक धमाका करा सकते हैं, पब्लिक टॉयलेट में करवा सकते हैं, किसी और जगह रेलवे स्टेशन पे हो सकता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में होते हैं। इंग्लैंड में उनके
जो ट्यूब स्टेशन हैं उन पे होते रहे हैं, उनकी गाड़ियों में होते रहे हैं। तो आप भी यहाँ हैं क्या? बलोचिस्तान में कोई तहरीक मौजूद है अलहदगी की? कभी आपने को देखा वहां पे जलसा अलहदगी के लिए किया गया हो, या जुलूस निकाला गया हो, या कहीं को लॉन्ग मार्च की गई हो कि जनाब हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहना चाहते? कश्मीर में तो ये रोज होता है। सही। क्योंकि ये चीजें मवाजना करके आपको अंदाजा होगा कि तहरीक क्या होती है, अलहदगी कौन चाहता है। और जैसे ही ये भारत ने कुछ इन दिनों कहा कि हम वहां पे बलूचिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने देखा कि बेशुमार बलोच लोग जो हैं उन्होंने मीडिया पे आके अपने बयान रिकॉर्ड कराने शुरू कर दिए कि हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। तो बात यह है कि भारत एक ऐसा एक मैं समझता हूँ अजीबोगरीब सा मुल्क है जो सवाए झूठ के उस पे उसका और कोई वतीरा नहीं, यही करते हैं और उसमें वो हदें पार कर चुके हैं। अब आप शीशे के घर में बैठ के दूसरे को पत्थर मार रहे हैं। इनके मुल्क में अपने कई आजादी की तरीके हैं। पिछले दिनों किसी एक इनके इनका कोई मेरा ख्याल है रॉ का आदमी है, कुछ उसने कहना शुरू किया कि जनाब हमें यहाँ पे बलूचिस्तान एक कंपनी में उनका बेवकूफ हो, तुम खोलो, मैं इधर खालिस्तान का खोल दूंगा, मैं इधर तुम्हारी और मैं नागालैंड वालों का दफ्तर खोल दूंगा। मैं तो यहाँ पे 14, मुझे तो जगह कम पड़ जाएगी, मुझे तो इस्लामाबाद में 14 एम्बेसियां खोलनी पड़ जाएंगी भारत के। तो आप जिस चीज को, जिस आग के खेल को आप छेड़ना चाहते हैं वो आपको पूरी तरह लपेट में लेगा आपके हाथ। तो बाकी चीजें छोड़ दें। 22 करोड़ मुसलमान है, 22 करोड़ की आबादी दुनिया में किसी भी जगह पे माइनॉरिटी नहीं कहलाती। यहाँ पे तो बेशुमार मुल्क हैं जिनकी आबादी अपनी 50, 60 लाख, 70 लाख है। मैं अगर 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 और मैं जो आपको असेसमेंट दे रहा हूँ वो गलत नहीं है। ये भारत के मुसलमान जो है ये बिलाखिर अलग मुल्क मांगेंगे और बनाएंगे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत है। और ये बड़ा वाज़ेह चीज है कि ये जिस जुल्म और बर्बरियत के नीचे आ गया मुसलमान वहां पे, जो मोदी ने एक वहां पे एक सोच पैदा कर दी है हिंदुत्व की, जिसकी वजह से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है। तो इन हालात में मुसलमानों के लिए और चारे नहीं है। या तो वो अपनी आइंदा की जो नस्लें हैं उनको वहां पे बिल्कुल गिरवी करके रखते हैं और उनके ऊपर मजालिम होते रहें, या अपनी आइंदा नस्लें महफूज करनी है तो अपने लिए अलग जगह लें। वहां मुसलमानों का हल आज भी वही है जो 1947 में हमारे बुजुर्गों ने किया। लिहाजा मैं उसकी भी एम्बेसी खोलूंगा यहाँ। तो ये चीजें जो है ये कहने को बड़ी, और सबसे ज्यादा अहम कहना यही कि जनाब हमने मुजफ्फराबाद का मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया। और भाई मेरे, हम बताएंगे कल से दिल्ली का हाल, फिर गजवा हिंद की बात शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी फजूल बातें ना करनी चाहिए, ना इन पे काम करना चाहिए। बड़े इस मामले में बड़े अहमक साबित हुए हैं कि ये अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम तो इनकी बातों में नहीं आते, लेकिन अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो मैं समझता हूँ दुनिया में वाहिद मुल्क है जो अपनी ही कौम को अहमक बना बना के तो गुजारा अपना चला रहा है। सर, जैसे ही कभी कश्मीर में, जैसे आजकल फिर दोबारा से कश्मीर में एक तहरीक उठी है और वहाँ पे दोबारा से उनके यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स निकल रहे हैं जिनको ये मुसलसल मार रहे हैं इंडिया में। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो बलूचिस्तान में भी शुरू हो जाती है। तो ये आपस में क्या कनेक्शन है कि कश्मीर में जैसे कोई तहरीक उठती है उसके साथ ही हमें बलूचिस्तान में भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जिनका आप जिक्र कर रहे थे, रॉ के जो ऑफिसर आप बता रहे हैं, तो मुझे नहीं हम बता आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप नाम बता दें तो अच्छा होगा। दूसरा ये कि उनका मीडिया तो ये भी कह रहा है कि जी हम बलोचिस्तान का की एम्बेसी इंडिया में खोल देंगे, जैसे उसको एक अलग मुल्क बना के उसकी एम्बेसी खुलवाने की बातें तक चल रही है वहां पे। और कुछ और सर एक सेकंड, ये कुछ सो कॉल्ड लीडर जो हैं वो बलूचिस्तान के, वो उनके मीडिया पे पहुंच रहे हैं और वो ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर रही है पाकिस्तान आर्मी और हम अलग होंगे। नहीं, देखिए वो तो 2-3 लोग बाहर मौजूद हैं। बरामदाग बुख्ती, जिसको इंडियन पासपोर्ट पे इन्होंने अफगानिस्तान से स्विट्जरलैंड पहुंचाया। अब वहां पे वो स्विट्जरलैंड में उसका मंथली खर्चा, रहना सहना, ये सारा इंडियन इंटेलिजेंस ने अरेंज करके दिया। उसके बगैर वो रह नहीं सकता। इसी तरह हरप्यार मरी बाहर है, उसका भी कोई जरिया आमदन नहीं है, सो उसको भी खर्चा दिया जाता है। सो लोग तो कुछ न कुछ इस तरह के हैं
जिनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हराम का पैसा चाहिए, वो उनको वहां से मिलता है। इस तरह हुसैन हक्कानी है वहां पे बात, तो इंतहाई घटिया और गलीज इंसान है, लेकिन वो पैसा ले रहा है इनसे, वो CIA से भी लेता है। तो ये जो चीजें हैं, ये तो दुनिया में इंटेलिजेंस के अदारे चलाते हैं, करते हैं। पाकिस्तान इस मामले में मोहतात है, हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो क्या भारत में बिकाऊ लोग मौजूद नहीं? खास तौर पे जिन 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 लोगों ने अपनी आजादी की तहरीकें वहां पे चलाई हुई हैं, अगर हम उनको टैप करें तो वो भी बिल्कुल आपका साथ देंगे, वो आपसे लेने चाहेंगे मदद, क्योंकि उनकी तहरीक को तकवीत मिलेगी जब आप उनको सपोर्ट करें। लेकिन बात यह है कि ये चीजें होती हैं काउंटर प्रोडक्टिव। क्या हरब्यार मरी या ब्राह्मदर बुख्ती वो इतने पॉपुलर हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है, इतना उनका है कि बलूचिस्तान सारा उनके पीछे खड़ा हो जाए? बलोच तो थूकते भी नहीं उनपे। बुख्ती, डेरा बुख्ती में, बरामदा बुख्ती के खिलाफ जुलूस निकलते हैं और डेरा बुख्ती में खड़े होके बुख्ती पाकिस्तान की वफादारी के नारे लगाते हैं। तो ये करना उनके लिए इतना कि एक आध धमाका करा दिए, ये तो मुमकिन है इस वजह से कि बरामदा के साथी कुछ ना कुछ तो होंगे वहां पे, 150 तो होंगे उसके अपने लॉयलिस्ट। इसी में ईरान दूसरी तरफ सड़क पार ले गए हुए हैं, तो वहां से उनसे कुछ ना कुछ इस तरह का वाकया करवा दिया। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई तहरीक है और वो भारत को वहां पे कुछ मिल जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। वहां पे बलूचिस्तान में मैं वहां कोयटा का GOC रहा हूँ, मुझे पता है बलूचिस्तान में जो लोग हैं, जो जो बलोच हैं और पश्तून आबादी है, वो आम आम जगहों से या आम दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा सेंसिटिव है अपनी पाकिस्तानियत के बारे में, क्योंकि वो ये कहते हैं कि 1947 से लेके आज दिन तक अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत ये कार्रवाई करता ही रहा है, कभी आजाद पख्तूनिस्तान, कभी कुछ, जिसकी वजह से उनके इलाकों में इंतशार रहा है। सही, बिल्कुल। ये उनके ज़हनों में कुछ शक शुबा नहीं है कि ये करवाने वाला कौन है, लिहाजा वो इस चीज के ऊपर बड़े शक शुबे से देखते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह की बदअमनी फैलानी, धमाका करा दिया, कुछ और इस तरह की हरकतें कर दी, और ये अफगानिस्तान की सरजमीन से लगातार होता रहा, अब ईरान की जमीन से भी हो रहा है। तो लोग वहां पे ज्यादा सेंसिटिव अपनी पाकिस्तानियत के बारे में, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत किसी तरह इस चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म करे। अब ये फेंस लगाने का किस्सा आ गया और फेंस वगैरह लगेगी, नेचुरली चीजें बेहतर होगी। और सर, आप पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं? इसलिए कि उसपे भी बहुत सवालात उठाता है इंडियन मीडिया भी और लोग भी, कि जी पाकिस्तान ने जैसे अपने आप को गिरवी रख दिया है या बेच दिया है चाइना के हाथों। तो आप किस तरह देखते हैं सी पैक को और सबको? सर आपकी वीडियो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपकी वीडियो सर। सर इस एंगल चेंज हो गया है नहीं, आपकी। अभी ठीक हो जाता है जी। जी, ठीक, हाँ। सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप किस तरह देखते हैं? इसलिए कि उस पर भी कई सवालात उठाए जाते हैं कि जी चाइना के हाथों जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है और सी पैक की वजह से जो है वो कई एयरपोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या कहते हैं गिरवी रख दिया है। तो कहाँ आप देखते हैं पाकिस्तान और क्योंकि ये तो बिल्कुल एक तरह का आपस का होता है कि जिसको जिससे फायदा होगा वो काम करेगा, यहाँ कोई रिश्तेदारी तो चल रही नहीं है। देखिए, बात यह है कि चाइना एक पाकिस्तान का टेस्ट इस ताल्लुक के, और ये ताल्लुक हर दौर में ये अच्छा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पाकिस्तान के मुश्किल वक्तों में चाइना काम आता रहा है। अब आज पाकिस्तान की माशी हालत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और पाकिस्तान को ट्रेड वगैरह के लिए सहूलत मिले कि पाकिस्तान अपना ज़रिया मुबादला कमा सके और ट्रेड बैलेंस वगैरह हमारे दुरुस्त हो। अब इसमें चाइना सबसे पहले आगे आया, चाइना पेश पेश है। सी पैक का जो प्रोजेक्ट है उसी की अगर आप उसको देख लें तो उसकी वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ हुई है, हमारे बिजली की प्रॉब्लम हल हुई है, इतने ज्यादा पावर प्लांट्स वगैरह यहाँ लगे हैं, चाइना ने लगाए। अब हमने दुनिया में किसी को रोका नहीं, हमने कहा जी सी पैक जो है ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, लिहाजा कोई भी मुल्क यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आपको याद होगा कि हम सऊदीज को भी लेके आए थे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा जी हम
20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे और वो यही इसी एरिया में करना चाहते हैं जहां ये चीज है कि अमेरिका ने जब इसके ऊपर बातचीत की, अमेरिका ने कहा जी वो चाइना आपको महंगे कर्जे दे रहा है, फिर सी पैक जो है वो अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हमने उनसे कहा कि जनाब आप क्यों नहीं आ जाते, आप आगे पैसा लगाए। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना ये अमेरिका विजिट पे गए हुए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साथ थे, उनको वाज़ेह बताया ट्रंप को कि हमारा ये प्रोजेक्ट खुला है, ये चाइना ने इनिशिएट किया है, लेकिन चाइना को कोई इतराज नहीं अगर अमेरिका भी आके यहाँ पैसा लगाए, लेकिन आप पैसा नहीं लगा रहे और फजूलियात आप बोलते जा रहे हैं, इतराजात आप करते जाते हैं। आप इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अमेरिका ने तो चाइना को कंटेन करना था, एक कंटेनमेंट पॉलिसी थी, और कंटेनमेंट उनके ख्याल से कि साउथ चाइना सी में ही हम करेंगे और मलाक्का स्ट्रेट एक बॉटलनेक है वहां रुक लेंगे, और चाइना जो है वो वहीं इधर इंडियन ओशन में नहीं आ सकेगा, या इंडियन नेवी बहुत बड़ी हम कर देंगे। इंडिया का भी ये मकसद है कि पाकिस्तान तरक्की न करे, अमेरिका का मकसद है कि चाइना को एक्सेस न मिले इंडियन ओशन में। आपने ग्वादर पोर्ट पे एक्सेस देके उनके सबके ये डिजाइन खत्म करा दिए, अब वो किसी को भी नहीं। अच्छा, फिर मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, यूएई है, ईरान है, इनको भी ये नहीं भाता। ईरान समझता है कि अगर सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की इधर 20 बिलियन डॉलर की, उनकी रिफाइनरियां लगी, तो फिर ईरान की इन्वेस्टमेंट का मौका खत्म हो जाएगा। ईरान तो गैस पाइपलाइन ला के उधर पहुंचा हुआ आपके दरवाजे पे, और वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे रिफाइनरियां वगैरह। तो उनको भी ये पसंद नहीं आ रहा काम आपका। तो ऑपोजिशन तो बहुत है, लिहाजा इस तरह के तमाशे होंगे। कोई आपको कहेगा जी चाइना आपके ऊपर हावी हो गया, कोई कहेगा आपने मुल्क गिरवी रख दिया चाइना के पास, कोई कुछ कहेगा। ये चीजें नहीं है। पाकिस्तान भूटान नहीं है कि कोई आके यूं उसके ऊपर बैठ जाए और कब्जा कर ले। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी कुव्वत है, उसका एक अपना साइज और क्लाउट है। वो ऐसे हो नहीं सकता कि उसको कोई मुल्क, चाइना हो या अमेरिका हो, अगर अमेरिका नहीं आज दिन तक पाकिस्तान को पसंद कर सका तो चाइना कैसे कर लेगा जी। तो ये इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमने अमेरिका के साथ चाइना से ज्यादा हमने अमेरिका के साथ तावन किया और उससे करीब रहे। सीआईए के साथ मिलकर हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, रशिया में, ईरान, इधर इसमें अफगानिस्तान में हमारा सालों साल ताल्लुक रहा बड़ा करीबी। तो क्या हुआ, पाकिस्तान को उनके कब्जे में चला गया। जब हमने अमेरिका से जान छुड़ानी थी, जब हमें उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ था, तो हम एक तरफ हुए। तो पाकिस्तान ये दुनिया को समझना चाहिए, हमारे लोगों को भी एतमाद होना चाहिए कि पाकिस्तान या सिक्किम या भूटान नहीं है कि इसको कोई मुल्क आके तो यूं जेर कर ले और काबू कर ले। ये ऐसा नहीं है। चाइना के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक है, वो बढ़ेगा, सी पैक तरक्की करेगा, पाकिस्तान उससे भरपूर फायदा उठाएगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी माशी तरक्की हो। बिल्कुल सर, आप जो है वो अफगान पीस प्रोसेस को किस तरह से देखते हैं? इसलिए कि अफगानिस्तान में जब भी किसी किस्म की कोई गड़बड़ होती है तो वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, और भारत ने अभी रिसेंटली वहाँ पे तकरीबन, जहाँ तक मैंने सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि $1 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या उनको बहुत प्यार हो गया क्या उनको पाकिस्तान उससे, सॉरी, अफगानिस्तान से भारत को? नहीं, भारत, देखें, अगर प्यार हो तो भारत अफगानिस्तान में अमन का भी ये जैसे माहिदा हुआ है, अगर लोग इससे मुखलिस हैं, जो भी लोग इससे मुखलिस हैं, वो इस माहिदे को आगे चलता देखना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान में अमन आए। लेकिन भारत तो अपनी गेम खेल रहा है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, बदअमनी रहे वहां पे, ताकि भारत वहां से खुल के खेल खेलता रहे। अगर वहां पे तालिबान की या कोई मजबूत हुकूमत आ जाती है तो फिर भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां से दहशतगर्दी करवाए। जो उसने पैसा इतना खर्च किया वहां पे, वो इसीलिए तो किया है कि वहां के जो जो उनके दो तरह का खर्चा वहां पे है। थोड़ी बहुत तो बिल्डिंगें शिल्डिंगें कुछ चीजें बना के दी हैं जिनको वो कहते हैं कि जी हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, लेकिन बहुत पैसा उनके सियासतदानों की जेबों में डाला है। सही। अगर आपने अब्दुल्ला या किसी और को खरीदना था तो पैसे डालने थे। सो एक तो उन्होंने ये काम किया। दूसरा ये है कि पिछले 18-19 साल से वो इनके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अब इनकी अफगान आर्मी में, अफगान पुलिस में, अफगान ब्यूरोक्रेसी, उनकी इंटेलिजेंस, ये सारे लोग जो हैं ये भारत के ट्रेंड है। लिहाजा
उनका भारत के साथ एक कुर्बत है और वो वहीं की बात करते हैं, क्योंकि भारत में इन लोगों को जब ये जाते हैं याशी कराई जाती है, उनके लीडरों को वहां पे घर लेके दिए हुए हैं, बाज ने वहां पे दूसरी दूसरी शादी की। तो ये वो किस्सा है जिसकी वजह से आपको एक नेक्सस नजर आता है। अब ये अमन मुआहिदा कामयाब होगा अगर यहाँ पे भारत, और जब तक भारत मौजूद है उसका एक रोल मौजूद है वहां पे, और जब तक अशरफ गनी सदर है ये मुआहिदा उस वक्त तक आगे नहीं चलेगा। अशरफ गनी को पता है कि अगर 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 उसकी सदारत को हम देखें तो अशरफ गनी एक रिग्ड इलेक्शन के जरिए सदर बना है, और तालिबान उसको अमेरिकन पिट्ठू मानते हैं, तालिबान उसको गद्दार जानते हैं, तालिबान उसको कभी सदर नहीं रखेंगे। जिस दिन तालिबान हुकूमत का हिस्सा है अशरफ गनी की छुट्टी हो जाएगी, और इसी तरह दूसरी तरफ भारत का असर खत्म होगा। तो ये दो हैं जो लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि या तो ये कॉपरेट करना शुरू करेंगे अपने मफाद में भी, और अगर नहीं करेंगे तो वहां पे खाना जंगी रहेगी और 2-4 साल, और तालिबान फिर आखिर इनको लपेट के परे करेंगे। उसकी वजह बड़ी मजबूत है। वजह उसकी ये है कि तालिबान को आज हमायत है हासिल पाकिस्तान से, चाइना से, रशिया से और ईरान से। पहले नहीं थी। ये हमायत इसलिए मिली उनको कि ये चारों मुल्क ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की बदअमनी उनकी सरहदों तक आ सकती है, उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे दाइश है, दाइश जो है वो उठती है। अब दाइश का खतरा, अगर कल दाइश यहाँ मजबूत हो जाती है तो उसका खतरा ईरान को सबसे पहले होगा, और फिर रशिया को भी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, पाकिस्तान को, और अगर ईस्ट तुर्किस्तान वाले जो है वो बदअमनी में वो भी निकल आते हैं तो चाइना को भी बड़ा खतरा होगा। लिहाजा भारत अकेला है जो बदअमनी चाह रहा है, जबकि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान जो है वो यहाँ पे अमन देखना चाहते हैं। तो ये अगर भारत खेल खेलता रहा तो भारत को बहुत जूते पड़ेंगे यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि खित्ते के सारे मुल्क जो है वो तालिबान को सपोर्ट करेंगे। तो ये भारत की एक्चुअली भारत यहाँ पे मात खा चुका है। ये एक हारी हुई जंग लड़ने वाली बात है कि मैं ना मानूं, और जब तक मुकम्मल तौर पे जलील होके नहीं यहाँ से निकलेंगे, बेइज्जत होके नहीं जाएंगे, उस वक्त तक लगे रहेंगे। लेकिन सर आप कश्मीर का क्या हाल देख रहे हैं, इसलिए कि अभी जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से जो है वो लास्ट जो मैंने चेक किया था तो 900 से ऊपर फिगर्स थी जो इन्होंने एलओसी वायलेशंस की हैं इंडियन आर्मी ने। तो उसको आप क्या हाल देखते हैं आप उसका, कि कश्मीर का क्या हाल है और इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरी भारत के साथ रहना नहीं चाहते। दुनिया का एक असूल है कुदरत ने जो बनाया, और वो हम देखते हैं कि जब कोई कौम एज ए नेशन उठ खड़ी होती है आजादी के लिए, तो उसको फिर बंदूक के जोर पे रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कौम फिर अपनी जान से ज्यादा अपने मकसद को ही समझती है। तो कुर्बानियां तो वो देते हैं। अभी आप देख लें कि कश्मीर में नौजवान जो है उन्होंने बंदूकें उठाई, वो जाने दे रहे हैं। अब ये जाने देना एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो जाने लेने का काम शुरू कर दें। आपने देखा कि पुलवामा में क्या हुआ, 40 जवान एक ही झटके में मार दिए उसने जिसने आगे सुसाइड बॉम्बिंग की। बात यह है कि कमजोर आदमी जो वहां पे जंग लड़ रहा है एक रियासत के खिलाफ, भारत जैसी बड़ी रियासत के खिलाफ, उसके हथियार मुख्तलिफ नेचर के होते हैं। वो एक बंदूक से रियासत को मजबूर नहीं कर सकता, वो दूसरे रास्ते पे चल सकता है। मेरी तो है, लिहाजा मैं क्यों ना बहुत सारे लोगों को मार के जाऊं। तो ये वो चीज है जो भारत को समझनी हो। भारत एक झूठ और फ्रेब में अपने आप को बंद करके तो मुतमईन रहना चाहता है कि शायद हो जाए। देखिए आज 10 महीने से वहां पे एक कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, 10 महीने से इंटरनेट नहीं है, 10 महीने से बेगुनाह 6,000 हुर्रियत के लीडर और उनके अलावा उनके नौजवान लीडर, स्टूडेंट लीडर, ये वो 6,000 से 7,000 तक लोग हैं जिनको बंद किया हुआ है, जेलों में रखा हुआ है। क्या ये सारी जिंदगी वहां रहेंगे? ये लोग अपने मकसद को नहीं छोड़ेंगे। क्या सैयद अली गिलानी अब बीमारी में एक उम्र के आखिरी हिस्से में खड़े, तो सारी उम्र उन्होंने ये जंग लड़ी, कभी उन्होंने अपना मकसद भूला, छोड़ा, या किसी और ने? अब जुनेद सहराई परसों वो शहीद हुआ, जुनेद सहराई।
जुनैद सहराई जब शहीद हुआ, जब आपकी आवाज ब्रेक हो रही जी। मैं ये कह रहा था कि 3-4 दिन पहले जुनैद अशरफ शहीद हुए जी। अब जुनैद अशरफ की नमाज जनाजा जुनैद अशरफ के वालिद मोहम्मद अशरफ सहराई ने पढ़ाई। सही। ये छोटी बात नहीं है। किसी की जवान औलाद 25-26 साल का लड़का चला जाए और वो उसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ा रहा हो, वो फख्र के साथ उसने काम ये किया। जब आपको नजर आ रहा है कि लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं इस तरह और उस पर फख्र महसूस करते हैं, तो आपको उस तहरीक की गहराई समझनी चाहिए। ये कोई सतही बात नहीं है। ये अपने आप को मुतमईन करते हैं पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के कि जनाब पाकिस्तान भेज रहा है वहां से। भाई ये जितने भी वहां पे तुम लोगों को मारते हो, ये वहीं दफन होते हैं, वहीं उनके रिश्तेदार होते हैं, वहीं उनके माँ बाप होते हैं जो उनके लिए नौहकना होते हैं, तो वो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं। ये झूठ बोल बोल के तो अपना वक्त गुजारा करते हैं। असल हकीकत को फेस करना है और वो ये है कि अशरफ सहराई ने अपने बेटे की कुर्बानी फख्र से दी और अशरफ सहराई जैसे वहां पे सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं। आप भारत को देख लें, ये कभी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वक्त की बात है, कुछ वक्त और चलेगा, इनके झूठ इसी तरह चलेंगे। और अगर इन्होंने कभी रुख किया आजाद कश्मीर की तरफ, जो ये अभी बोलते रहते हैं कि जनाब अब तो झगड़ा पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसका है, तो ये पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मौका होगा इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको छुड़ाने का। सही। उसकी वजह ये है कि इधर पाकिस्तान जंग लड़ेगा और उधर कश्मीरी इनके खिलाफ पीछे उठेंगे हथियार लेकर। ये चीज जो है, ये पाकिस्तान को बांग्लादेश में, मशरकी पाकिस्तान में ये चीज हमें प्रॉब्लम बनी थी और ये इंडिया ने एक्सप्लॉइट की थी उसको, लेकिन इंडिया ने उससे सबक नहीं सीखा। लेकिन तो सर, मैं तो कहता हूं कि ये कोशिश करें, छेड़ें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। श्रीनगर तक का इलाका। सही। मैं यही कह रहा था कि अगर ये खेल शुरू करे भारत, पाकिस्तान तो खेल नहीं शुरू करेगा, लेकिन अगर भारत ये शुरू करे तो पाकिस्तान को फिर उस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए और कश्मीर बाकी का जो है वो कश्मीरियों की मदद से, जो वहां पे आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हीं की मदद से इस कश्मीर को आजाद कराया जाए। सर ये एक बात और इंडियन मीडिया बहुत कहता है, खास तौर पे जो उनके यहाँ जो उनके इंडियन आर्मी के लोग आके बैठे होते हैं, पुराने भी जो जो रिटायर हो गए, तो वो ये कहते हैं कि जी जितनी बार भी जंग हुई है, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे कारगिल की हो या जो सी भी हो, वो कहते हैं हमने कभी जंग नहीं शुरू की, पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है, पाकिस्तान ने हमेशा आके हमला किया। ये कहाँ तक सही है सर? देखिए बात ये है कि इस तरह ये और झूठ बोलते हैं, ये भी एक झूठ है। 1947 में जब ये कश्मीर का किस्सा शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने जंग नहीं शुरू की थी। कश्मीरियों के ऊपर जब जुल्म तोड़े गए, डोगरा राज था वहां पे, उसके खिलाफ लोकल बगावत हुई। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लोकल। सर आपका कनेक्शन ड्रॉप हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने आजाद करवाया। सर इसको कैमरा जी जी ठीक हो गया जी। तो गिलगित बल्तिस्तान वहां के लोगों ने खुद आजाद कराया। इसी तरह आजाद कश्मीर में आपको याद होगा कि सरदार अब्दुल कयूम अपने आप को मुजाहिद अव्वल कहा करते थे। तो ये लोग खुद लड़े। फिर जब इंडियन आर्मी आई तो पाकिस्तान आर्मी उनकी मदद के लिए पहुंची, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो वहां पे इन्होंने हवाई जहाजों के जरिए पहुंचाई। तो ये तारीख का हिस्सा है। तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, वरना उससे पहले कश्मीरी खुद लड़ रहे थे। इसी तरह आप अगर देखें तो 1965 की जंग जो थी, 1965 में कश्मीर में जंग शुरू थी। आप कह लीजिए कि चंब वगैरह फखराबाद का जो इलाका है, वहां पे
जंग थी और पाकिस्तान वहां पे काफी फतूहात हासिल कर रहा था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भारत ने पकड़ लिया तो पाकिस्तान ने किया। एक सेकंड सर, आपकी आवाज आवाज नहीं तो आ रही। लाहौर पे हमला किया वो भारत ने किया। अब ये वो चीज है जो कि समय ने की है। और 1971 में मशरकी पाकिस्तान में जंग भारत ने शुरू की। तो ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं। अब ये पुलवामा का वाकया हुआ, पुलवामा का वाकया जो है ये भारत में हुआ, वहीं का वो लड़का था, वहीं उसके ताने बाने थे जिसने भी किया। हमारा अपना अंदाजा है कि वहां पे उनकी इंटेलिजेंस ने किया, करवाया ये बड़ा वाकया ताकि मोदी इलेक्शन जीत सके। और ये करके उन्होंने तो उसके बाद जो बालाकोट की तरफ उन्होंने हमला किया वो पाकिस्तान ने किया। सही पाकिस्तान ने तो फिर जवाब दिया। तो सही। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं। और जितना भी झूठ, मैं इनके झूठ खोलना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है आप और मैं यहाँ रात तक बैठे रहेंगे झूठ खोलते। क्योंकि ये इसका मतलब है कि हर दफा पहल इंडिया ने ही की है जंग की, लेकिन ये हमेशा ये बिल्कुल बताते हैं, अपने हर शो ये में बताते हैं कि पाकिस्तान ने पहल की। ये हम्म, ये किसी न किसी जगह एक खामोश जंग छेड़ देते हैं। हम्म, और फिर जब पाकिस्तान जवाब देता है तो फिर जंग का ऐलान करते हैं कि तो जी जंग शुरू हो गई पाकिस्तान ने कहा। फिर पाकिस्तान ने तो जवाब दिया। ठीक। तो ये सर आप मक्कारी जो बनने की सरिश्त में मौजूद है वो करता है। सही बिल्कुल। तो अभी आगे आप क्या देख रहे हैं सर? लास्ट क्वेश्चन, आप आगे क्या देख रहे हैं कि हम क्या किसी जंग की तरफ जा सकते हैं दोबारा? क्योंकि जिस तरह के हमले और जिस तरह की बातें भारत की तरफ से की जा रही हैं कि इधर आ जाओ और आज़ाद कश्मीर ले लो, गिलगित बाल्टिस्तान ले लो, बल्कि वो कहते हैं हम लाहौर तक आ जाएंगे। तो क्या आप देख रहे हैं कोई जंग ये देख रहे हैं ये कुछ? ये उनके कहने की बातें हैं। जैसे मैंने उनका मौसम के हाल की बात की, वो भी मौसम का हाल सुना दें, हम भी दिल्ली का सुना दिया करेंगे। लेकिन ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान ने अपना दिफाई निजाम बड़ा मजबूत रखा हुआ है और वो सारा हिंदुस्तान की कुव्वत में हम गाफिल हैं, हमें पता नहीं कि भारत कर क्या रहा है और लिहाजा हमें तैयारी नहीं करनी। हमने अपने आप को उसी तरह तैयार करके रखा है। भारत आए, उसकी रिसेप्शन होगी बाकायदा, किसी शादी हॉल में नहीं, मैदान जंग में। सही। किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं, रिसेप्शन होगी मैदान जंग में होगी और लाशें वापस जाएंगी। ये पाकिस्तान का बड़ा सीधा से एक असूल है। हमारे पास कोई जमीन ऐसी नहीं है, 1 इंच भी नहीं है जो हम दुश्मन के हाथ जाने दें। सही। लिहाजा हमने तो 1-1 इंच का दिफा करना और वहीं करना है बॉर्डर पे। तो एक तो ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि भारत कोशिश जरूर करेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर दुरुस्त कह रहे हैं इस वजह से कि जब पठानकोट का वाकया हुआ भारत के पास कोई सबूत नहीं था, उड़ी का वाकया हुआ कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना झूठ बोला और हमारी हुकूमतों ने झूठ खोलने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये कि दुनिया में एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया, भारत को सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। लिहाजा जब पुलवामा का वाकया हुआ तो उस वक्त उसी दिन ही बाद मुल्कों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। सही। तो सर ये लोग जो हैं ये बहुत दफा ये कहते हैं कि जी 71 का बहुत ताना देते हैं हमें कि जी आप 71 में जो आपके फौजी ये थे वो हमने गिरा तो दिए। देखा ना, यही एक्चुअली इनको सारी गलतफहमी वहीं से होती है। हाँ। जिस चीज की वजह से ये बहुत उछलते हैं वो यही है कि एक गलत मिसाल को लेके बैठे हुए। 71 में पाकिस्तान की आर्मी वहां पे सारी 26-27 हजार हमारे ट्रुप्स थे, बाकी तो सिविलियन थे वहां पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो गई हुई थी, सिविलियन ताजर थे, ये थे वो थे, वो 90,000 के करीब लोग बनते थे। और भारत ने वहां पे जितनी अपनी अपनी आर्मी रखी, आप अगर इंटरव्यू सुन लें जन उसका फील्ड मार्शल मानिक शाह का, तो उसमें वो कहता है कि जी हमने 15 गुना ज्यादा फौज रखी वहां पे इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुकाबले में। तो पाकिस्तान एक तो 1200 मील के फासले पे दूसरे अपने मेन बेस से यानी मगरबी पाकिस्तान से कटा हुआ, और दूसरा वहां पे 15 गुना ज्यादा भारतीय फौज, और पाकिस्तान के जीतने को कुछ चांस ही नहीं था। ये मानिक शाह की अपने इंटरव्यू है यहाँ पे, उसने करण थापर को दिया।
तो ये वो चीज है जो एक फौजी ज़हन तो समझता है, लेकिन इनके ज़हन जो हैं आम आदमी के, ये एक मेजर है वहां पे अहमद साहब, इन्होंने देखी है बॉलीवुड की फिल्में पिछले साल में, वो सलमान खान या कोई कह देता है घुस के मारेंगे, ये घर में आके उससे सबक सीख लेते हैं, उस पर नाचना शुरू कर देते हैं, भाई घुस के क्या मारेंगे, वो घुसने आया था, अभी नंदन यही छूट रह गया बेचारा। तो चीज ये है कि हकायक से बहुत हटके ये बातें करते हैं। अगर आप ख्वाबों की दुनिया में रहना शुरू कर दें, ईस्ट पाकिस्तान वाले किस्से को अगर आप अपने लिए एक मिसाल बना लें और उससे समझें, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा नॉन सीरियस किस्म की बात ही नहीं हो सकती। कोई मिलिट्री माइंड ये कभी सोचेगा भी नहीं कि ईस्ट पाकिस्तान का किस्सा जो है वो कोई एग्जाम्पल है जिस वे के भारत को कोई इतराना चाहिए या उसके ऊपर छलांगे मारनी चाहिए। सर एक चीज और ये कहते हैं कि जी कारगिल वॉर में ये कहते हैं कि जी हमारे जो फौजी थे जो बकौल इनके के वहां पे शहीद हुए थे, उनको हमने लेने से इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। ये कहते हैं जी हमने आपके जो फौजी थे उनको हमने दफनाया है पूरे उसी तरीके से जैसे इस्लामिक तरीका है, और आपने तो अपने लोगों को उठाने से मना कर दिया था। ये इस तरह की बात भी फैला रहे हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम। एक सेकंड। हमारे फौज तो इनके इलाके में घुसी हुई, हमारे लोग तो इनके इलाके में घुसे हुए थे, इनकी लाशें तो इनके अपने इलाके में थी, लिहाजा हमें तो नहीं पता था कि उधर किसकी लाश किसके पास है। बहुत सारे हमारे लोग भी पास वो खड वगैरह में गिर के तो वो बेचारे शहीद हुए बुलंदियों से, क्योंकि वहां पे तो रास्ते तो नहीं है, लिहाजा हादसाती मौतें भी हुई। अब उनका जिसकी हादसाती मौत हुई उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, पता ही नहीं। तो इस वजह से ये कहना कि हम वसूलें, हमें तो पता ही नहीं था कि किसकी डेड बॉडी है किसकी नहीं है, क्योंकि वो तो इनके इलाके में जाके लड़ रहे। तो जो इन्होंने डेड बॉडी दी, वो जब उसकी हर एक की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, ये नहीं होता कि आप किसी को भी डब्बे में बंद करके कहें जी आपका बंदा ले लें, वो उस वक्त नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी आइडेंटिफिकेशन का इंतजाम किया जाता है। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आप वसूल कर देते। तो ये तरीकाकार है फौज का। हमारे फौजी जो है उनकी जिनकी डेड बॉडीज इनके इलाके में थी, वो लाजमन लेने में, मुझे याद है मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल था आर्मी का और मेरे नीचे ये सारा अरेंजमेंट था, इनकार किसी ने नहीं किया था, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंतजाम किया जाता था और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी तो बॉडी रिसीव कर लेते। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम दोबारा एक सिटिंग और रखेंगे आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रहते हैं, बहुत सारे क्लेरिफिकेशन, क्योंकि जब हम इंडिया मीडिया पे जाते हैं तो हमें ये चीज़ें हमारे लोगों को भी पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ों को ऐसे ही एज अ प्रोपेगेंडा यूज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।